सभी को नमस्कार। आज हम एक नए समास के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने तत्पुरुष समास पूर्ण किया था, जिसके कई भेद थे और कई रूप में जिसका वर्गीकरण किया गया था। आज एक नया समास, बहुब्रीहि समास। और देखिए, बहुब्रीहि समास अगर अच्छी तरह से आ गया, इसका मतलब हम सारे समास सीख गए। कारण कि तत्पुरुष और बहुब्रीहि में कुछ ज़्यादा समानताएं मिलेगी और वहाँ थोड़ा सा चयन कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए या तो तत्पुरुष को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए या फिर बहुब्रीहि। तो मैं समझता हूँ कि बहुब्रीहि को अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, क्योंकि ये उससे कुछ विस्तारित नहीं है, लघु रूप में है। इसलिए अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया गया तो फिर हम पूरे समासों के उत्तर दे पाएंगे। कारण क्योंकि अव्ययी भाव हमको अच्छी तरह से आता है कि उसकी पहचान अव्यय के रूप में और लास्ट में भी अव्यय के रूप में होती है। द्वंद्व की स्थिति कुछ अलग ही आएगी, वो हम इस सब के बाद में पढ़ेंगे। केवल समास हम पढ़ ही चुके, तो अब अगर बहुब्रीहि हमको अच्छी तरह से आ गया तो फिर बचा हुआ समास तत्पुरुष रह जाएगा। इसलिए बहुब्रीहि समास को इस तरीके से पढ़ें कि हर तरह के बहुब्रीहि समास के उदाहरण की हम पहचान कर सकें। यह महत्वपूर्ण है। बहुब्रीहि समास का जो प्रयोजन है वो तत्पुरुष समास को एक तरह से बाहर करना है कि तत्पुरुष कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो उसी दृष्टिकोण में देखिए, बहुब्रीहि समास को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक शब्द लिखा हुआ है बहुब्रीहि, और इसमें भी बहुब्रीहि समास है। लेकिन अब क्या तरीका अपनाएं कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं कि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कोई ऐसी पहचान जिसको देख करके हम तुरंत बता दें कि ये बहुब्रीहि समास है। तो अब देखिए, व्रीहि शब्द का अर्थ चावल, धान होता है, और ये अपने उसी रूप में है जैसे रूप में रहता है, जिस तरह का ये शब्द है। तो फिर मैंने वहाँ तत्पुरुष में भी आपको बताया था कि भाई उत्तर पद अगर उसी रूप में है, इसका मतलब ज़्यादा संभावना तत्पुरुष की है। तो यहाँ भी तत्पुरुष की संभावनाएं बढ़ रही है। लेकिन ये समास, इसमें बहुब्रीहि समास है, इसमें पहचानने का तरीका क्या है। यहाँ हम पहचानेंगे तो देखो, दोनों शब्द देखेंगे हम। तो पहला शब्द बहु है, और बहु का अर्थ होता है बहुत सारा। और दूसरा शब्द व्रीहि है, और व्रीहि शब्द का अर्थ चावल या धान, और ये एक वचन में है। जब अगर किसी का विशेषण अगर बहुवचन में आ गया, इसका मतलब अब अगर ये कर्मधारय समास होता तो यहाँ बहु शब्द के आधार पर पीछे वाला शब्द भी बहुवचन में होता, तब तो हम समझते ये तत्पुरुष का उदाहरण है। लेकिन अब बेमेल हो रहा है। आपने बहुत सारा उसका विशेषण लिख दिया और उसके बाद में फिर एक वचन डाल दिया। तो अगर बहुत सारा उसका विशेषण है तो विशेष्य भी उस जैसा होना चाहिए, तब तो वो तत्पुरुष की ओर चलेगा, अन्यथा वो बहुब्रीहि समास है। मैंने हिंदी में आप एक वाक्य बोल के देखें। मैंने ये कहा कि 5, अब बताइए उसके पीछे मैं क्या लिखूंगा, गाय लिखूंगा कि गायें आ रही है। मैंने कहा 5 रिक्त स्थान आ रही है, तो वहाँ गाय लिखूंगा या गायें लिखूंगा। तो विशेषण विशेष्य में 5 गायें आनी चाहिए बहुवचन के रूप में, उसके साथ बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था। इसलिए यहाँ स्टार्ट बहुवचन है उसका विशेषण, और बाद में अगर बहुवचन नहीं है तब भी समझ जाओ वो बहुब्रीहि समास है। ये भी पहचान है। इसके रूप में भी हम बहुब्रीहि समास को पहचान सकते हैं। 2-3 ऐसे तरीके हैं जिससे हम 80% बहुब्रीहि समास को तो 3 तरीकों से आराम से देखते ही पहचान लेंगे कि ये शब्द कौन से समास का है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये इस तरीके से विग्रह होगा, बहवः व्रीहय यस्य स। इस तरह का विग्रह है। इसमें बहुत सारा धान है जिसके पास, ऐसा व्यक्ति बहुब्रीहि कहलाएगा। तो ये शब्द जब बहुत का बोध करा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ अगर एक वचन आ गया तब भी वो तत्पुरुष नहीं, तब वो बहुब्रीहि है। इसलिए ये अब विग्रह जब करेंगे तो बहुत के साथ बहुवचन का विग्रह करेंगे तो ये भी बहुवचन में आएगा।
आगे ये पहचान है कि जहाँ यस्य से यत और तत् शब्द के दो शब्द अगर बाद में आते हैं, लास्ट में आते हैं, इसका मतलब वो बहुब्री समास की पहचान है। विग्रह के रूप में इस तरीके से करेंगे। कुछ ऐसे 4-5 ऐसे शब्द हैं जो बहुब्री में नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि प्रायण होता है सब समास, और उनमें कभी कभी अन्य पद प्रदान भी हो सकता है। जैसे अव्यय भाव में भी लोहित गंगम आदि पद आए थे, कल भी हमने पढ़ा था, जैसे अकिंचन आया था, नास्ति किंचन, यस्य से। तो ऐसे कुछ उदाहरणों को छोड़कर, जो विशिष्ट उदाहरण हैं उनको छोड़कर बाकी सभी में अगर यत और तत् शब्द यानी 4 पदों में जो विग्रह दिया जाता है वो आपका बहुब्री समास है। अब इसके बाद आता है विग्रह, हालांकि परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रायण अन्य पद प्रधान है। बहुव्रीहि प्राय जिसमें कोई अन्य ही पद प्रदान हो, पहला पद भी प्रदान नहीं हो, दूसरा पद का अर्थ भी प्रदान नहीं हो, और कोई अन्य ही पद प्रदान हो, तब वहाँ बहुब्री समास होता है। न या बहुत प्रदान है, न या चावल प्रदान है, यह एक व्यक्ति का नाम रख दिया कि इसको हम बहुब्री कहेंगे क्योंकि इसके बहुत सारा धान्य है, तो उस व्यक्ति के लिए उसका नाम आ रहा है, इसलिए ये अन्य पद प्रदान बहुब्री समास कहलाता है। तो प्रायण का इसमें बहुत कभी कभी इस तरह का काफ़ी सरल क्वेश्चन आता है, उसमें केवल इतना ही लिख दिया जाता है अन्य पद प्रदान समास कौन सा है, तब आपको उत्तर भरना है बहुब्री। अब देखिए इसके बाद अन्य पद प्रदान जब बहुब्री हो गया, तब इसके आधार पर मूल रूप से ये 2 भागों में रहा, एक तद्गुण और एक अतद्गुण। तद्गुण समविज्ञान बहुब्री और एक अतद्गुण समविज्ञान बहुब्री नाम है इस तरह के, लेकिन आप उदाहरण से अच्छी तरह से पहचान लोगे कि जहाँ पर जिसमें उसके दोनों पद दिए हुए हैं और उस दोनों पद के आधार पर उसका नाम हो जाता है, अन्य पद प्रधान बहुब्री हो जाता है, तब वो तद्गुण होगा। और जहाँ दोनों पदों का कोई मतलब नहीं रह जाता, तब वो कौन सा होगा? अतद्गुण होगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, देखिए, पीताम्बरः, ऐसा लिखा। ये उस एक हम कोई भी टॉपिक लें और टॉपिक को एक इस तरीके से तैयार करें कि उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए उसको हम कर सकें। हालांकि रीट आदि एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं पूछा जाता कि कौन तद्गुण है कौन अतद्गुण है, लेकिन फिर भी शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। परीक्षा हमारा एक शत्रु है और वो किसी भी रूप में प्रश्न आ भी जाए तो हम चैलेंज नहीं कर सकते कि ये प्रश्न क्यों दिया गया। इसलिए हो सकता है कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। और उसमें कोई ऐसी कठिन बात नहीं कि जिसके लिए हमको बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है, केवल नाम ही तो याद रखना है और उसकी पहचान सी याद रखनी है। तद्गुण समविज्ञान बहुब्री वह होगा जिससे मैंने कहा कि ये इसको मैं पीताम्बर कह रहा हूँ, पीले वस्त्र धारण किए हैं जिसने ऐसा व्यक्ति, तो जिस व्यक्ति को हम पीताम्बर कह रहे हैं उसके साथ वो दोनों पदों के गुणधर्म भी उसके साथ आ रहे हैं, उसी में दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब वहाँ ये तद्गुण समविज्ञान कहलाएगा। जैसे किसी का नाम लंब कर्ण है, लंबौ कर्णौ यस्य से, तो जब हम कहेंगे कि ये लंब कर्ण है तो लंबा और कान ये नहीं, उस व्यक्ति को लंब कर्ण कह दिया, तो लेकिन वो विशेषता उसके साथ, दोनों पदों की विशेषता उसके साथ आ रही है, तब उसको हम तद्गुण कहते हैं। जैसे हमने विष्णु को पीताम्बर कहा तो उसके साथ पीले वस्त्र भी हैं, धारण किए हुए हैं, इसका मतलब वहाँ उसको हम तद्गुण समविज्ञान बहुब्री कहते हैं। अतद्गुण क्या होता है? अतद्गुण के साथ वो वस्तु उस पर, वो दोनों पदों का अर्थ उसके साथ समायोजित नहीं हो पाता है। और उसके लिए जैसे मान लो आपने एक उदाहरण लिखा, एक लिखा जैसे चित्रगु, एक लिखा जैसे दृढ़सेन। अब मैंने कहा कि ये दृढ़सेन है, मजबूत सेना है इसकी, तो सेना अपनी जगह पर है, लेकिन इस व्यक्ति को दृढ़सेन उसकी वजह से कहा जा रहा है, तो वो पद इसके साथ समाहित, उससे इसकी इस व्यक्ति को यहाँ नहीं जाना जा रहा।
वो गुण उससे बाहर है, इसलिए ऐसे उदाहरण को हम क्या कहते हैं, अतद्गुण। जहाँ उस व्यक्ति में वो जो वस्तुएं हैं वो उसके साथ संलग्न नहीं है, वो बाहर है, तब वो आपका अतद्गुण संविज्ञान। तो चित्रगु है, चितकबरी गायों का स्वामी, गायें दूर है, एक स्वामी को, एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, इसका मतलब ये अतद्गुण है। और मजबूत सेना है किसी व्यक्ति की, तो सेना अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को यहाँ क्या कहा जा रहा है, दृढ़ सेना। तो इस तरह से बहुब्री समास का सबसे पहला उसके जो शब्द हैं उनको इस रूप से भी जाना जा सकता है कि बताओ ये तद्गुण संविज्ञान है या अतद्गुण संविज्ञान है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर वो दोनों पदों का जो अर्थ है वो वस्तु अगर उसके साथ जुड़ी हुई है, वही है, उस पर विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में वो तद्गुण कहलाएगा। और दूसरा इतर जो उदाहरण है वो आपका कौन सा कहलाएगा, अतद्गुण कहलाएगा। इसके बाद आता है अब कि ये बहुब्री समास वहाँ एक पदों के अर्थ के आधार पर दो प्रकार का हुआ, तद्गुण और अतद्गुण, कि जहाँ दोनों वस्तुओं के, दोनों पदों की प्रधानता के साथ अगर वो पद प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ तद्गुण के रूप में, और उनका अर्थ उसके साथ केवल लागू है और वो वस्तु उसके साथ नहीं है, तब वो क्या है, अतद्गुण है। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये बहुब्री समास 4 प्रकार का होता है। मुख्य जो प्रकार है इसका सबसे महत्वपूर्ण वो समानाधिकरण है, और यही पूरे बहुब्री समास का 90% उदाहरणों से युक्त पहला ही भेद होता है, जिसको हम समानाधिकरण बहुब्री कहते हैं। अधिकांश बहुब्री समास के उदाहरण इस पहले प्रकार पर समाहित होते हैं। ये सबसे बड़ा बहुब्री समास का एक भेद। एक दूसरा है व्यधिकरण। दूसरा प्रकार है इसका व्यधिकरण, और तीसरा प्रकार है इसका तुल्य योग, और चौथा है इसका कर्म व्यतिहार। अब देखो एक एक क्रम से पढ़ें आप। सबसे पहले पूछा गया बहुब्री समास क्या है, प्राय जिसमें अन्य पद प्रदान होता है वो बहुब्री समास है। स्वरूप के आधार पर वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, तद्गुण और अतद्गुण। दोनों पदों का जो स्वरूप है वो उस व्यक्ति के साथ रहेगा, तब वो तद्गुण है, अन्यथा वो अतद्गुण है। उसके बाद फिर आता है कि जो आपका बहुब्री समास है उसके मुख्य रूप से कितने भेद माने गए, तो 4 भेद माने गए। एक समानाधिकरण माना गया, एक व्यधिकरण माना गया, एक तुल्य योग माना गया, और एक कर्म व्यतिहार। समझिए यहाँ समानाधिकरण के सबसे ज़्यादा उदाहरण होते हैं, बाकी तो ये पूरे ही 10% में हैं। समानाधिकरण के उदाहरण सबसे ज़्यादा है। समानाधिकरण की विशेषता क्या है? समानाधिकरण की विशेषता है कि जिस बहुब्री समास के विग्रह में दोनों पद अगर प्रथमा विभक्ति के रूप में होते हैं और उसके बाद चौथा पद भी प्रथमा विभक्ति के रूप में होता है, और यहाँ तीसरा पद द्वितीया से लेकर सप्तमी तक होता है, ये स्वरूप विग्रह में अगर किसी समास का है तो वो समास आपका समानाधिकरण समास होगा। अच्छी तरह समझें। कभी मान लो विग्रह ही दे रखा हो और ये कहा हो कि इस विग्रह के आधार पर बताओ ये किस तरह का बहुब्री समास होगा, समानाधिकरण होगा या व्यधिकरण होगा या तुल्य योग होगा या कर्म व्यतिहार होगा। तो आप याद रखें ये इतना सरल है और इस तरह की पहचान है कि हम इसके विग्रह करने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। गलती नहीं करनी है, इसके लिए इसको अच्छी तरह समझें। समानाधिकरण बहुब्री का जब विग्रह करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो पद आ रहा है
उसके दोनों पदों को प्रथमा विभक्ति में लिखना है। लास्ट वाला भी प्रथमा विभक्ति में होगा, केवल जो यत शब्द का रूप है वो द्वितीया से लेकर सप्तमी के बीच में होगा, उसकी भी अलग अलग कहानी है। उसको किस तरीके से पढ़ेंगे, तो आज हम केवल इसकी एक प्रस्तावना सी पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में इस बात की ये इस तरह से बैठ जाए कि बहुब्रीहि समास आखिर किस तरह के विग्रह में होगा और किस तरीके से हम उसकी पहचान करेंगे। तो देखो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं समानाधिकरण बहुब्रीहि का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। दोनों पद जो दिखाई देंगे आपको वो प्रथमा में लिखने हैं। प्रथमा का एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन आएगी प्रथमा विभक्ति। यहाँ भी एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। अगर बहुवचन के रूप में आ रहा है तो बहुवचन के रूप में लिख देंगे हम। तो अब देखिए ऐसी स्थिति में विग्रह किया इसका, जैसे पीतांबर शब्द है, तो अब पीतांबर शब्द में आपने देखा कि बहुब्रीहि समास है। यहाँ एक अलग पहचान मैंने पहले आपको बताई थी कि अंबरम आएगा तो वो तत्पुरुष की श्रेणी में चला जाएगा, और अंबरे आ रहा है इसका मतलब वो बहुब्रीहि समास है। तो अब इसका जैसे विग्रह करोगे आप, तो अब ये पीले वस्त्र है, अगर मैं पीला वस्त्र करूँगा एक वचन तो पीतम अंबरम आ जाएगा, और मैं बहुवचन करूँगा पीले वस्त्र बहुत ज़्यादा तो वहाँ उसको बहुवचन। अब पीतम से ही पता लगा लो, पीतम फलम फले फलानी, तो यहाँ करेंगे पीतानी, तो ये बहुवचन आ गया, तो ये भी बहुवचन आएगा पीतानी अंबराणी, और फिर यस्य से, ये देखिए प्रथमा, ये भी प्रथमा और ये भी प्रथमा। क्यों यस्य इसलिए आया क्योंकि एक वचन है, लेकिन वो दोनों पद जिनसे जुड़कर कोई अन्य आदमी बन रहा है वो बहुवचन भी हो सकता है, एक वचन। पीतम अंबरम भी हो सकता है, पीतम अंबरम यस्य से भी हो सकता है, और पीतानी अंबराणी यस्य से भी हो सकता है। तो ये प्रथमा विभक्ति, ये भी प्रथमा, ये भी प्रथमा, लेकिन ये षष्ठी। षष्ठी जब होती है जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के पास होती है, वो गुण किसी व्यक्ति का होता है, तो वहाँ आपको यस्य करना है। बहुब्रीहि समास में यत शब्द का द्वितीया से सप्तमी तक का रूप आएगा, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा यस्य का ही प्रयोग होता है, षष्ठी का ही प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा पीले वस्त्र हैं जिसके पास ऐसा अर्थ हो जाए वहाँ यस्य करना है। इसके बाद देखो चितकबरी गायें हैं जिसके पास, तो चित्रा गाओ यस्य से, ये पुल्लिंग है, ये प्रथमा हुई। तो यहाँ भी कौन सा समास, समानाधिकरण। यहाँ भी कौन सा, समानाधिकरण, क्योंकि ये प्रथमा का बहुवचन, ये भी प्रथमा का बहुवचन, ये प्रथमा का एक वचन। अंत में अगर एक वचन का प्रयोग है तो सही लिखेंगे, अंत में अगर स्त्रीलिंग है तो सा लिखेंगे। इसके बारे में एक बार अच्छी तरह से ध्यान कर लें आप कि अगर शब्द स्त्रीलिंग है, उसका विशेषण स्त्रीलिंग है, तो वहाँ स्त्रीलिंग के रूप में ही लिखा जाएगा। पुल्लिंग के रूप में है तो पुल्लिंग में लिखा जाएगा, नपुंसकलिंग में है तो नपुंसकलिंग के रूप में आपको लिखना है। अब देखिए जैसे मान लो आपने एक ऐसा उदाहरण लिखा समानाधिकरण के रूप में ही, जहाँ उसके साथ दोनों पद प्रथमा विभक्ति में रहें और प्रथमा विभक्ति के साथ साथ यस्य से या येन से रहे। जैसे ये एक मैंने एक शब्द लिखा, देखो देखिए, चाहे आपने नहीं पढ़ा है, इस शब्द को कभी देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो यह समास बता सकेंगे। ये पूछा गया कि दृष्ट चित्रे में कौन सा समास है, तो यहाँ दो बातें ऐसी है जिससे हम इसको बहुब्रीहि की तरफ समझेंगे। एक तो लास्ट का जो शब्द है वो चित्र शब्द है, और चित्र शब्द नपुंसकलिंग होता है चित्रम, और यह चित्र शब्द को पुल्लिंग कर दिया गया, तो अब समझ जाओ ये कोई और समास नहीं होगा, यहाँ केवल बहुब्रीहि ही हो। और ये सबसे बड़ा अच्छा तरीका है जिससे हम बहुत सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरणों को आराम से पहचानेंगे। तो चित्र शब्द लिखा हमने, अंबर शब्द, दो शब्द हमारे पास आ चुके हैं अभी तक, चित्र और अंबर, जिसके आधार पर हम ये समझ लें कि अंबरम, अंबर के पश्चात विसर्ग आने पर, चित्र के पश्चात विसर्ग आने पर
या आ आने पर समास वहाँ बहुब्री करना है। तो इससे पहचान हो गई दृष्ट चित्र, इसका मतलब ये पक्का हो गया कि ये बहुब्री समास है। दोनों का अर्थ कर लो, चित्र यानी चित्र होता है, दृष्ट यानी देखा गया। अब बहुब्री समास में कैसे विग्रह करेंगे? देख लिया है चित्र जिसने, उस व्यक्ति को कहेंगे दृष्ट चित्र है। तो विग्रह करें दृष्ट। अब विग्रह इस तरह होगा, इस शब्द का मूल क्या होता है? इस शब्द का मूल होता है चित्रम। तो अब इसको भी नपुंसकलिंग में लिखा जाएगा और ये स लिखा जाएगा। लेकिन अब बताओ यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा ये, क्योंकि कथ प्रत्यय के साथ यहाँ जब कथ प्रत्यय हो तो यहाँ येन वर्ण है। दृष्टम चित्रम येन स दृष्ट चित्र है। 4-5 शब्दों का अगर आपने अभ्यास कर लिया इस तरह का, ऐसे उदाहरण को आप बिल्कुल 100% राइट करेंगे। इसमें 2 तरीके हैं बहुब्री समास को खोजने के। एक तो ये हो गया कि जहाँ नपुंसकलिंग शब्द को आपने पुल्लिंग कर दिया, एक इधर वाला शब्द भी बता रहा है कि ये बहुब्री ही हो सकता है। इधर क्या है? इधर ये तय प्रत्यांत शब्द प्रथम क्रम पर आ रहा है। जब तय प्रत्यांत शब्द उधर जाते हैं तो वो तत्पुरुष हो जाता है, और वो तय प्रत्यांत इधर आते हैं तब वो आपका बहुब्री है। ये भी काफ़ी मदद करते हैं हमको समास पहचानने में। तो 2 बातें इसमें, इसको दोनों ही तरीके से राइट करेंगे हम कि यहाँ कौन सा समास हो सकता है? बहुब्री समास। इसी तरह से देखिए, एक लिखा, देखिए अब आराम से बताओगे आप कौन सा समास हो सकता है। लिखित कथय, क्या भरे हम इसमें? ये बिल्कुल 100% बहुब्री समास, क्योंकि बाद वाले शब्द को देखा हमने, मूल शब्द था उसका कथा और उसको पुल्लिंग के रूप में लिख लिया गया कथय। इसका अर्थ है लिख ली गई है कथा जिसके द्वारा, यानी जिसने कथा लिख ली उस व्यक्ति का नाम है लिखित कथय। तो बताओ क्या विग्रह किया जा सकता है? यह शब्द पुल्लिंग है इसलिए स आएगा, ये कथ प्रत्यय इसलिए येन आएगा, कथा शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए कथा आएगा, और इसका विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा, लिखिता होगा। तो लिखिता कथा येन स, इस तरीके से विग्रह करेंगे। यहाँ ये शब्द नपुंसकलिंग था इसलिए ये नपुंसकलिंग हुआ, ये कथ प्रत्यय था इसलिए येन आया, ये भी कथ प्रत्यय इसलिए येन आया, और उसके बाद ये पुल्लिंग अकारांत, ये पुल्लिंग अकारांत स। इस तरीके से हमको विग्रह करना है। बहुत सरल है। समास पहचानना आना चाहिए आपको। अगर समास पहचानना आ गया तो आप विग्रह भी कर सकोगे धीरे धीरे, लेकिन समास पहचानना इस रीट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमको शब्द में यही बताना है कि यहाँ कौन सा समास है। इसलिए अधिकांश जो उदाहरण होंगे वो इस उत्तर पद से बिल्कुल पहचान लिए जाएंगे। बहुब्री समास को आपको उत्तर पद से ही पहचानना है, और जहाँ उत्तर पद में इस तरह की स्थिति मिल जाए तब निश्चित रूप से वहाँ उत्तर भरेंगे आप बहुब्री समास। अब देखिए, तो ये जितने भी उदाहरण मैंने लिखे थे ये सब समानाधिकरण के उदाहरण थे। इनको सबको समानाधिकरण बहुब्री कहा गया। क्यों? क्योंकि ये प्रथमा, ये भी प्रथमा, ये प्रथमा, ये भी प्रथमा, और ये प्रथमा, ये भी प्रथमा, इस तरीके से ये प्रथमा और ये भी प्रथमा। तो प्रथम प्रथम प्रथम, यहाँ 2 से लेकर 7 तक कोई भी आ सकता है, तो उसको हम समानाधिकरण में रखेंगे। समानाधिकरण में दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लिखनी है, और ऐसा विग्रह आ जाए तब भी आपको ये राइट करना है। ये मतलब था समानाधिकरण का। अब मतलब समझ रहे हैं हम व्यधिकरण का। व्यधिकरण का नाम से ही स्पष्ट है। हालांकि ये दोनों शब्द आपने तत्पुरुष समास में भी पढ़ लिए हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में हमने उनको प्रथमा विभक्ति के रूप में नहीं पढ़ा है। वहाँ जैसे द्विगु समास में षष्ठी में भी आ सकते हैं, ठीक है ना, जैसे पंचानाम गवाम समारत, वहाँ षष्ठी लेकिन आएगी दोनों समान, लेकिन यहाँ प्रथमा ही आएगी, ये याद रखना है। और इसके बाद अब आता है व्यधिकरण। तो व्यधिकरण का मतलब अलग अलग विभक्ति। अलग अलग विभक्ति से मतलब क्या है? इन दोनों में अलग अलग, इन दोनों में अलग अलग करना है। और उसके बाद यहाँ प्रथमा, इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया कि यहाँ इस जगह को और चेंज कर देंगे। ये प्रथमा और ये प्रथमा रहेगी, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगी, तब उसका नाम व्यधिकरण। तो ये भी कंफर्म कर लो
कभी मान लो ABCD में 4 ऑप्शन, अब की बार कई स्कूल लेक्चर संस्कृत एजुकेशन वाले में ऐसे क्वेश्चन दिए कि जिसमें ऑब्जेक्शन से हम उसके जो जितने भी वर्गीकरण थे ABCD, उसमें हम आराम से उन उदाहरणों को देख करके राइट कर सकते थे। तो कभी हो सकता है इस तरह की पहचान ही हमको मदद कर दें। और एक एक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर कहीं आपने लिखित कथा के रूप में भी अगर सीख लिया और यही उदाहरण आ गया तो कितना अहोभाग्य हमारा कि वो एक क्वेश्चन आदमी का चयन करा देता है और एक क्वेश्चन ये आदमी को गिरा देता है। इसलिए हर चीज़ को गंभीरता से पढ़ें। पूरा अगर समाज पर आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, लेकिन पहले कॉन्फिडेंस जागृत तब होगा जब हम सारे हमारे उसका जो बेसिक है, आधार है, वो पूरा क्लियर होना चाहिए। और क्लियर हो सकता है हम धीरे धीरे थोड़ा अभ्यास करें, इनको बार बार थोड़ा सा पढ़ें तो आराम से कर सकते हैं। तो अब व्यधिकरण का विग्रह जैसे मैंने लिखा, देखो एक इस तरह का उदाहरण लिखा कि कहीं पर जैसे कोई अलुक बहुब्री आ जाता है तो इधर वाला भी चेंज हो सकता है, और लेकिन इन दोनों में से एक में प्रथमा जरूर होगी, या तो इसमें प्रथमा होगी या फिर इसमें प्रथमा होगी, तब वो व्यधिकरण के रूप में। लेकिन अधिकांश उदाहरण सेकंड चेंज होगा, फर्स्ट कम जगह चेंज होगा, कुछ जगह फर्स्ट भी चेंज होगा, सेकंड चेंज नहीं होगा। तो जैसे एक उदाहरण लिखा, एक ये चक्रपाणी शब्द है, अब पूछा गया कि चक्रपाणी में कौन सा समास। तब हमने थोड़ा सा 1 मिनट के लिए उसको सोचा, 10 सेकंड के लिए। हमने कहा कि एक का अर्थ चक्र है और एक का अर्थ पाणी, पाणी यानी हाथ होता है। चक्र और हाथ में क्या संबंध है? चक्र और हाथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन दोनों का कहीं तालमेल ही नहीं है, और ऐसा होता तो वो द्वंद्व समास होता, और द्वंद्व समास में फिर ऐसा हो ही नहीं सकता, एक वचन नहीं आ सकता पुल्लिंग के रूप में। द्वंद्व में तो या तो द्विवचन आएगा या बहुवचन आएगा, या फिर नपुंसकलिंग में एक वचन आएगा। 3 ही स्टेप होते हैं उसमें। तो ये क्योंकि वो अभी पढ़ा भी नहीं अपन ने, तो द्वंद्व समास नहीं है। अव्ययी भाव तो हो ही नहीं सकता। अब बताओ तत्पुरुष हो सकता है क्या? तत्पुरुष तो कहीं नहीं बैठ रहा। तत्पुरुष का मतलब 2 बातें याद कर लो, या तो बीच में कोई चिन्ह आना चाहिए कारक का, तो चक्र का पाणी, चक्र के लिए पाणी, ऐसा कहीं कोई बैठ ही नहीं रहा है, या फिर इसका ये विशेषण होना चाहिए, तो वो भी विशेषण। चक्र पाणी जैसा ऐसा भी अर्थ नहीं दे रहा है, चक्र जैसा पाणी भी नहीं हो रहा है। अब दूसरा समझो, इसका मतलब इसका अर्थ यह है कि चक्र हाथ में हो सकता है किसी के, और ऐसी स्थिति में यहाँ ये एक वचन का प्रयोग है। इसका मतलब यहाँ बहुब्री समास की पहचान तो हो रही है, लेकिन अब इनमें से कौन सा होगा? हालांकि ये कठिन है थोड़ा सा इस तरह की विषय वस्तु, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा समझ ले, जितना समझ में आए उसके आधार पर हम कर सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास के आधार पर। एक कहीं नाम से ही पूछ लिया जाए कि बताओ व्यधिकरण बहुब्री का उदाहरण का कौन सा उदाहरण है इसमें से। तो अब देखो, अब इसका हिंदी अर्थ करो। चक्र है हाथ में, जिसके हाथ में चिन्ह आ रहा है सप्तमी, तो चक्र है पाणव। इकारांत शब्द की सप्तमी के एकवचन में औ होता है। हरि का क्या बनता है? हरव। तो पाणी का क्या बनेगा? पाणव। तो चक्रम पाणव, आगे यस्य से। चक्र है हाथ में जिसके, उसको कहते हैं चक्रपाणी। तो चक्रपाणी है, धनुष पाणी है ना, चक्रहस्त है, चक्रकरय है। एक नाम है जैसे पद्मनाभ, भगवान का नाम है। क्यों रखा पद्मनाभ? पद्म यानी कमल, नाभि में है जिसके, कमल नाभि में है जिसके, जहां पर मैं चिन्ह आ रहा है बाद में, तब समझ जाओ वो व्यधिकरण का उदाहरण है। और ये ज़्यादातर बाद में मानव अंग का नाम आएगा। पाणी है, सिर है, नाभि है, हाथ है, गला है, कंठ है, इनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये पद्मम। अब नाभि शब्द का सप्तमी में क्या बनता है? पाणी का पाणव बनता है, तो नाभि का नाभव। यस्य से। कमल है नाभि में, पद्मम नाभव। मान लो कोई पैराग्राफ विष्णु से संबंधित आ गया और उसमें उसका नाम पद्मनाभ आ गया और समास पूछ लिया, तो बहुब्री समास है। और बहुब्री में भी कौन सा है? व्यधिकरण। व्यधिकरण के रूप में इसको हम पढ़ सकते हैं। तो व्यधिकरण के भी बहुत कम उदाहरण पाए जाते हैं, उनमें यही याद रखें कि ये वस्तु इसमें है,
मैं चिन्ह जहाँ पीछे आएगा, कंठ में है काला, कंठे काल, इस तरह के जो उदाहरण है वो आपका किस में आएगा, व्यधिकरण में। अब तीसरा है देखो तुल्य योग। तुल्य योग बहुब्रीहि समास सरल होता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, तुल्य योग बहुब्रीहि में एक पद ये निश्चित होता है विग्रह में, और दूसरे पद में तृतीया होती है। इसको दो पदों में ही विग्रह किया जाता है, और यहां इसका जब समस्त पद किया जाता है तो स की जगह स कर दिया जाता है, और ये विद्या शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, उसको पुल्लिंग कर दिया जाएगा तो स विद्य हो जाएगा। याद रखो, तुल्य योग बहुब्रीहि समास में केवल एक लाइन याद रखनी है आपको सिर्फ, उससे आप तुल्य योग बहुब्रीहि समास के प्रत्येक उदाहरण को समझ सकोगे और उसके उदाहरण को गलत भी नहीं कर सकोगे। आप तो सिर्फ दो पॉइंट याद कर लें स के साथ, कि जिसका पहला पद स आ गया उसके साथ समास ही दो ही होते हैं, और कितना सरल है देखो, आराम से आपका उत्तर राइट होगा इसमें। या तो वो अव्ययी भाव समास होगा या फिर बहुब्रीहि होगा, और दोनों में तो रात दिन का अंतर है। अव्ययी भाव और बहुब्रीहि की पहचान तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कमज़ोर व्यक्ति भी बता सकेगा, क्योंकि ये इसको पूछा जाए कि बताओ कौन सा समास क्या अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव विसर्ग होता ही नहीं। तो स के साथ पहला पद स हो और स के साथ दूसरा पद पुल्लिंग में लिखा हो, स्त्रीलिंग में लिखा हो, तो वो आपका 100% बहुब्रीहि में आ गया। जिसके बाद में अम आदि है या विसर्ग नहीं है वो आपका अव्ययी भाव में जा सकता है। लेकिन इस तरह के उदाहरणों को कभी गलत नहीं करें। यहाँ स के स्थान पर स भी हो सकता है, सह विद्य भी हो सकता है। इसी तरह जैसे एक उदाहरण पढ़ा, सभार्य, अब पूछा गया बताओ कौन सा समास। अब केवल एक ही बात याद रख लो कि जिस समास का पहला पद स या स होगा वहाँ केवल दो ही समास हो सकते हैं, या तो अव्ययी भाव या बहुब्रीहि। और अव्ययी भाव की तो पहचान ही अलग है, उसके लास्ट में या तो अम आता है या ई ऊ और री आता है, बिना विसर्ग का आता है। इसमें विसर्ग होता है, उसमें विसर्ग नहीं होता है, उसमें आ भी नहीं होता है। तो आ वाला कोई उदाहरण आता है वो भी इसमें आएगा। इसलिए ये उदाहरण बहुब्रीहि समास के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और विग्रह भी सरल है, बाद वाला जो शब्द है उसको पहचानो, उसकी तृतीया विभक्ति लिखो और उसके आगे सह लिख दो। कारक प्रकरण में पढ़ेंगे स के साथ तृतीया होती है, और स के साथ जब तृतीया होती है तो हम उस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। तो भार या सह, और जब समास किया तो स की जगह स आ जाएगा, इसकी जगह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग कर देंगे हम, सभार्य। इसी तरह एक उदाहरण लिखा देखो, जैसे अमात्येन सह। देखिए विग्रह, जब विग्रह दे रखा है तो भी राइट, ऐसा विग्रह अव्ययी भाव में भी नहीं आया था। विग्रह देख करके भी आप बहुब्रीहि समास भर देंगे, और समस्त पद देख करके भी बहुब्रीहि समास भर देंगे, और विग्रह से समस्त पद भी बना सकेंगे और समस्त पद से विग्रह भी कर सकेंगे। अब करिए इसका समस्त पद, तो स की जगह मैंने स लिख दिया। अब इसका दूसरा शब्द अमात्य, ये तृतीया पढ़ देंगे, मूल शब्द ले लेंगे। तो अमात्य का ए है, ए और ए आ हो गया, और ये सामात्य बन गया। अमात्येन सह सामात्य, मंत्री के साथ, ऐसा व्यक्ति जो मंत्री के साथ है उसको सामात्य कहेंगे। एक लिखा सहरी और एक लिखा सहरी। देखिए कितना स्पष्ट है कि हम बिल्कुल भी गलती नहीं करें। यह अव्ययी भाव समास, ये बहुब्रीहि समास। स के साथ दो ही समास होंगे, इसलिए बिल्कुल एक ही बार में याद कर लो कि जिसका पहला पद स मिले
वहाँ या तो अव्ययी भाव भरना है या बहुब्री भरना है, कोई भी आपको तत्पुरुष नहीं भरना है। इसलिए सहरी के साथ हरिणा सह विग्रह हो जाएगा और यह आपका, इसको कहते हैं तुल्य योग बहुब्री। तुल्य योग बहुब्री की क्या पहचान है? जिसका पहला पद स या स होता है वो तुल्य योग बहुब्री है। जिसके विग्रह में तृतीया लिखी जाती है और उसके साथ स का प्रयोग करते हैं वो बहुब्री समास। व्यधिकरण बहुब्री क्या है? जिसके एक पद में दूसरी विभक्ति हो, दूसरे में दूसरी हो, तो और जिसके दोनों पदों में समान प्रथमा विभक्ति हो, वो आपका समानाधिकरण बहुब्री समास होता है। तुल्ययोग को समझ लिया आपने। तुल्ययोग का प्रत्येक उदाहरण आप कर सकते हैं। तुल्ययोग आपके इस पूरे बहुब्री समास की प्रक्रिया से बाहर हो चुका, अब इसको आप सीख चुके हैं। अब जब आप पढ़ेंगे तो हम समानाधिकरण ही पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके भी बहुत कम उदाहरण इस तरह के ही पाए जाते हैं। तुल्ययोग के से वाले उदाहरण होते हैं। कर्म व्यतिहार एक तरह से नाम का ही समास होता है। इसको केवल युद्ध के कुछ पर्यायवाची शब्दों के साथ लिया गया। ये और भी ज़्यादा सरल है। इसमें तो सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि कर्म व्यतिहार बहुब्री समास किसको कहेंगे। इसका उत्तर है कि जिस समास में दोनों पद एक जैसे हों, तो वहाँ कर्म व्यतिहार समास होता है। और वो बहुब्री समास का एक भेद है, एक नाम है कि जिसको हम कर्म व्यतिहार के रूप में पढ़ सकते हैं। कर्म व्यतिहार में पहला पद ही दुब्बर आता है। तो ऐसा तो आपने कभी अभी तक कहीं पढ़ा नहीं कि जिसमें हमने एक ही पद की आवृत्ति आई हो। विग्रह में जरूर आई थी दिनम दिनम प्रति प्रतिदिनम, लेकिन समस्त पद में एक ही शब्द 2 बार आए। जैसे ये लिखा मैंने, केसा केसी। देखिए, यह भी केस शब्द है और यह भी केस शब्द है। कर्म व्यतिहार हमेशा एक युद्ध का पर्यायवाची के रूप में आता है। इस तरह का युद्ध, बाल पकड़कर होने वाला युद्ध, तो ये युद्ध का विशेषण है। और इसके उदाहरण के लिए आपको कोई मशक्कत की ज़रूरत नहीं। जब भी इसका कोई उदाहरण आएगा उसकी पहचान है, एक ही शब्द दोबारा आएगा, यानी शब्द की आवृत्ति होगी। और शब्द की आवृत्ति के साथ एक विशेष बात और होगी कि वो जो पहला शब्द होगा उसके साथ दूसरे शब्द के अंत में हमेशा ई आएगा, बिना विसर्ग का आएगा। विसर्ग नहीं होगा, पहले शब्द की आवृत्ति होगी और उसके लास्ट में ई आएगा। पहले शब्द का अंतिम जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। और इस तरह का उदाहरण आपका कर्म व्यतिहार बहुब्री समास का माना जाएगा। आप तो एक ही उदाहरण को अच्छी तरह से पढ़ लें, इस जैसे कई और उदाहरण भी आ जाएं तो उसको देख करके उत्तर भर सकते हो। केसा केसी में केस शब्द है, ये भी केस शब्द। केस शब्द के ए को आ दीर्घ हो गया और लास्ट में हमने रस्व ई कर दिया, विसर्ग नहीं आएगा। ऐसा समास आपका बहुब्री समास और उसका नाम कर्म व्यतिहार। तो कर्म व्यतिहार बिल्कुल सरल है। उसमें तो आपको स ऐसा वो भी करना है, इसमें तो शब्द ही देखना है आपको। और जब विग्रह होगा तब वो युद्ध के रूप में होगा। केसई इस तरह का शब्द आएगा। चलो बताओ, एक शब्द लिखा मैंने कि भाई इसमें कौन सा समास है? प्रस्तरा प्रस्तरी। अब देखिए, प्रस्तर शब्द ए को आ हो गया, लास्ट में ये हो गया, बिना विसर्ग का हो गया, और ये समास हो गया कर्म व्यतिहार बहुब्री। पत्थरों से लड़ा जाने वाला युद्ध, तो ये युद्ध के साधन भूत हैं। केस पकड़कर होने वाला युद्ध, पत्थर, ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलेंगे, 4-5 उदाहरण मिलेंगे जिनसे युद्ध के जो साधन हैं उसके रूप में हम, जैसे दंडा दंडी, डंडों से होने वाला युद्ध, तो दंड के पश्चात आ हो जाएगा, लास्ट में ई कर देंगे। इस तरह के जो उदाहरण होंगे उनको हम कर्म व्यतिहार बहुब्री। बिल्कुल स्पष्ट है। कर्म व्यतिहार क्या है? शब्द की आवृत्ति प्लस ई और पहले शब्द के अंतिम स्वर को दीर्घ, उसका नाम कर्म व्यतिहार। शब्द की आवृत्ति, पहले शब्द के अंत में दीर्घ और लास्ट में ह्रस्व ई की मात्रा, कर्म व्यतिहार बहुब्री है। वो युद्ध का पर्यायवाची है। इसके रूप में हम चारों प्रकार के बहुब्री समास के उदाहरण को पहचान सकते हैं।
और दो में तो हम इतना 100% बता सकते हैं, तुल्य योग और कर्म व्यतिहार आपका पूरा हो चुका है एक तरह से आज की इस क्लास में। तुल्य योग में हमको स देखना है, स की जगह ज़्यादा से ज़्यादा स हो सकता है, स हरी भी हो सकता है इसमें, और इसमें इस स्थिति में कोई समास आ जाए उसको बहुब्री करना है। अगर उसका और उपभेद पूछे तो तुल्य योग बहुब्री कहलाएगा। स और स के साथ जब अव्ययी भाव की पहचान नहीं हो तो वह बहुब्री ही होगा, और अव्ययी भाव की स्थिति में वहाँ अव्ययी भाव, जैसे स हरी के पीछे विसर्ग नहीं है, इसका मतलब ये अव्ययी भाव है। तो ये तुल्य योग बहुब्री का कोई सा भी उदाहरण आ जाए आपके लिए, आप सबका उत्तर दे सकते हैं। जैसे ये कहा कि बताओ सपुत्र में कौन सा समास है, बता सकते हैं आराम से आप, बहुब्री समास, पुत्रेण स, और क्योंकि ये स है, ये पुत्र है, ये विसर्ग, इसका मतलब ये आपका बहुब्री समास है। इसके आधार पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कर्म व्यतिहार के रूप में शब्द की आवृत्ति प्लस ई, शब्द के प्रथम स्वर को दीर्घ, और ये पहचान कर्म व्यतिहार बहुब्री की है। ये दोनों तुल्य योग और कर्म व्यतिहार बहुब्री हमारे पूरे हो चुके हैं। समानाधिकरण और व्यधिकरण, व्यधिकरण के कुछ और उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम इस तरह का विग्रह करते हैं। समानाधिकरण सबसे बड़ा बहुब्री समास का भेद होता है, उसमें दोनों पद प्रथमा में होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के उदाहरण भी आ सकते हैं। तो उसके बारे में हम जो अगली क्लास होगी उसमें और उसको डिटेल से कल इस समानाधिकरण की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम केवल इसको आप इतना यहाँ तक तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से कल की क्लास में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, और समानाधिकरण बहुब्री की और कुछ विशेष खासियत जो होती है जिससे हम शब्दों में बता सकते हैं कि यहाँ कौन सा समास है, उसको हम आराम से पहचानेंगे और बहुब्री समास पर एक कमांड रखेंगे कि बहुब्री समास के प्रत्येक उदाहरण को हम जान सकते हैं। ठीक है, कल दूसरी क्लास में अन्य बहुब्री समास के उदाहरण पढ़ें।